हेलो फ्रेंड्स, गोयल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 10th क्लास की जियोग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में जो मेरा सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर डिस्कस किया था हमने रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज के फीचर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूजेबल नॉन रीयूजेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टॉक प्रोसेसिंग क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अगर किसी ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो पे देख सकते हैं जहां पे मैंने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में। इसके अंदर जो बेसिकली इस क्लास को पढ़ाने का कंसेप्ट यही है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिट मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है कि हमें इन जो रिसोर्सेज बचे हुए हैं इनको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन की हेल्प से इनको प्रिजर्व रखना काफी जरूरी है। तो इसी में हम देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में क्या देखते हैं कि जो प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनका हमें विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऐसे प्रयोग करना चाहिए जिससे आउटपुट ज्यादा मिले, इनपुट मिनिमम रखें, ताकि कम इस्तेमाल में कम उत्पाद में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। इसका सबसे पीछे बड़ा कारण क्या है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना। यानी कि अगर आप छोटा नागपुर की बात करेंगे, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां पे आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज उनकी बहुतायता मिलेगी, लेकिन हरियाणा पंजाब में क्या है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे रिसोर्सेज इतने बहुत कम है। जम्मू कश्मीर की साइड जाओगे तो वहां पे यूरेनियम के जो भंडार है वो ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कोयला वगैरह के वहां पे भंडार कम है। तो इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल, यानी कि जो हमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी सुख और सुविधाएं सभी लोगों तक पहुंचानी है, तो इसीलिए हमें इनका जो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा। अवेलेबिलिटी फॉर ऑल, यानी कि ये जो रिसोर्स हैं सभी के लिए अवेलेबल हों, किस किस तरीके से, इकोनॉमिकली, यानी कि इन जो रिसोर्सेज हैं इतने महंगे न हों कि किसी समाज के तबके से पहुंच से बाहर रह जाएं। क्वांटिटेटिवली, यानी कि एक निश्चित मात्रा में सभी को इन रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सके। फिर क्वालिटेटिवली, अब देखो आप जानते हैं कि कोयल है, कोयल की 3 टाइप्स होती हैं, बिटुमिन्स जो उसमें सबसे बढ़िया होती है। अगर मान लो कोई हमारे देश में प्रजाति है, उसको अगर बिटुमिन्स का कोयला नहीं मिल पा रहा कि उसको हानि हो रही है, तो ये भी एक भेदभाव की भावना होगी। तो इसीलिए क्वालिटी भी सभी को मिलनी चाहिए, क्वांटिटी भी सभी को मिलनी चाहिए और सभी के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज का प्रयोग आने वाली भावी पीढ़ियां भी कर सके, इसलिए हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखते हैं। तो इनका सबसे पहला काम क्या है कि इफिशिएंट यूज, यानी कि जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनका इफिशिएंटली यूज किया जाना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहिए। कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें कंजर्व करके रखना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं समाज के सभी तबकों को उसमें बराबर हिस्सेदारी देनी चाहिए। लेस पॉपुलेशन कंटेंट, यानी कि हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए ताकि जो वातावरण में प्रदूषण की मात्रा कम हो। अब जैसे कोयला है, कोयला क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन हम अगर उसकी अधिकता में उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो एनवायरमेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो हमें इनका यूज इस तरीके से करना चाहिए कि कम, इनका जो पोल्यूशन कंटेंट है वो कम रह सके। लेस इम्पैक्ट ऑन, यानी कि जो रिसोर्सेज है उसका हमारे पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव है वो भी कम होना चाहिए। इकोनॉमी पर दुष्प्रभाव कम होने चाहिए, यानी कि पता लगा कि आपने जो कोयला सारा का सारा जला दिया, कोयला भी खत्म हो गया, पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया कि सरकार अब बीमारियों पर ही खर्च किए जा रही है। तो इकोनॉमिकली भी उसको फिजिबल होना चाहिए, इकोलॉजिकली
यानी कि जो डाइवर्सिटी है उसे भी हमें संजोए रखना है, ताकि ये मानव जीवन जो ये पृथ्वी का चक्कर है इसे बनाए जा सके। इसके बाद जो रिसोर्सेज है उसके अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि हमें साल दर साल टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी रिसोर्सेज की मैक्सिमम आउटपुट निकलवा सकें। इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है इस तरीके से होना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करे, रोजगार के साधन पैदा हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और इंटरप्रेन्योरशिप का नया कंसेप्ट है, ताकि जो भी आज नए आविष्कार कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में बदलाव आए और उसका जो रिसोर्सेज है उसका दोहन एक संतुष्टि और विवेकपूर्ण आधार पर हो। जब ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा था तो विश्व में एक डिमांड उठी कि इसकी सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास, इसकी डिमांड उठी कि इसकी सतत पोषणीय आर्थिक विकास। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, और दूसरा भावी पीढ़ियों के लिए इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना होगा। इसके लिए 1992 में जो रियो डी जेनेरियो है, जो कि ब्राजील का शहर है, उसके अंदर एक अर्थ समिट हुआ। क्या हुआ? अर्थ समिट। तो अर्थ समिट में क्या बोला गया? अर्थ समिट में 100 से ज्यादा अधिक देशों ने इसमें अपनी भागीदारी दर्ज की, और उन सभी के बीच में समझौता हुआ। किस किस को चीज का समझौता हुआ? कि जो देखो एनवायरमेंट चेंजिंग है, ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसको धीमा किया जा सकता है ताकि हम अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करके रखा जा सके। जो हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक इश्यूज हैं उसके ऊपर भी समाधान लाने के लिए जो 100 से अधिक देश हैं उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एजेंडा 21 को अपनाया गया। अभी इसमें देखो 1992 है, लेकिन इसमें मैंने बताया कि एजेंडा 21 इसलिए बोला गया कि 1992 के बाद ये हम एक नई शताब्दी में जा रहे थे, किसमें 21st सेंचुरी में जा रहे थे, तो इसलिए एजेंडा 21 लिया गया। ग्लोबल वार्मिंग और बायोडाइवर्सिटी पर एग्रीमेंट्स किए गए, और जो हमारा फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसको भी रिव्यू किया गया, क्योंकि आज जो फॉरेस्ट की लैंड है लगातार कम होती जा रही है और उसके ऊपर एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं रह पाती, इसलिए जो फॉरेस्ट्री सिस्टम है उसको भी रिव्यू किया गया। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वो था एजेंडा 21, यानी कि 21वीं शताब्दी में जो हमारी जो दशा है और दिशा है संसाधनों के प्रति कैसी रहेगी। इसमें सबसे पहले माना गया कि सभी देशों को इक्वल, अपने नागरिकों को इक्वलिटी के मतलब समानता के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं उनका वितरण करना होगा। दूसरा, कॉमन रिक्वायरमेंट पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी फैक्ट्री या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए हम सारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, नहीं, जो हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए रिसोर्सेज का दोहन करना होगा। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिसोर्सेज के दोहन से अगर मान लो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर हमारी इकोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको कम करके हमारी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको कम किया जाए। लोकल बॉडी पार्टिसिपेशन, यानी कि स्थानीय शासन को भी रिसोर्सेज के दोहन में सहभागिता दी जानी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा जो लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय प्रशासन है, उन्हें अपने अपने एरिया में जो रिसोर्सेज है उनकी पहचान करनी चाहिए और उनके लिए एक प्लानिंग बनानी चाहिए, ताकि इनका एक एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी के साथ इनको यूजेबल बनाया जा सके। यानी कि ये मतलब स्थानीय शासन को इसमें प्रभावी बनाया गया है। दूसरी बात इसकी में पॉवर्टी सेक्स रेशियो के ऊपर बात की। पॉवर्टी यानी कि देखो जो आज के विश्व की 80% जनसंख्या पॉवर्टी झेल रही है और 35 तो ऐसी की जो अंडर बिलो पॉवर्टी है, तो उसके उत्थान के लिए भी कार्य किए जाने चाहिए। महिला और पुरुषों की संख्या में जो सेक्स रेशियो में काफी डिफरेंस आ चुका है, इससे क्या हुआ कि असमान वितरण होगा किसका, रिसोर्सेज का। तो इसके लिए भी जो एक समझौता हुआ जिसके तहत जो सेक्स रेशियो है उसको दोनों तरफ से बढ़ाया जा सके। यूरोप में क्या है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन एशिया में क्या है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो इसका एग्रीमेंट क्या था कि जो सरकार ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर की जा सके। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता चुका हूं कि सभी के समाज के बीच में समानांतर जो संसाधन है उनका वितरण होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी का एम्प्लॉयमेंट, जैसे रोजगार, सभी के लिए रोजगार। फूड सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है कि आज 26 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत की बात करें तो उनके पास भोजन उपलब्ध नहीं है, यानी कि वो भोजन की से त्रस्त हैं।
उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको सुनिश्चित किया जा सके ताकि खाद्यान्नों पर हमारी निर्भरता बढ़े और उन सभी को फूड अवेलेबल करवाया जा सके। वैक्सीनेशन, अगर कोई महामारी आती है तो उस दौरान सभी का एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस महामारी के प्रति लड़ा जाए और उसके प्रति एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे सभी को स्वास्थ्य की जो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका लाभ मिल सके। उसके बाद डेमोक्रेसी की, यानी कि जैसे नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है उसको कम किया जा सके, चाइना की जो तानाशाही पॉलिसीज है उनको कम किया जा सके, वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था की जा सके ताकि लोग अपने हक की आवाज उठा सके। तो इसलिए डेमोक्रेसी पर जोर दिया गया। और एक लास्ट पॉइंट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी कि मेजर करने का आज का सबसे नया तरीका है कि लोग कितने खुश हैं। डेमोक्रेसी है लेकिन लोग खुश नहीं है तो कोई फायदा है उस डेमोक्रेसी का नहीं है। तो एक हैप्पीनेस को एक नया पैरामीटर बनाया गया जिसके अंदर जो देश हैं, देश के नागरिक हैं, वो खुश होने चाहिए, उन समृद्ध होने चाहिए और उनका जजमेंट हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स, सोशल पैरामीटर्स पर कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। और ये एक एडिशनल टॉपिक था, इसी में तो मैंने इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ये जियोग्राफी का, ये 4 लेक्चर्स में आएगा। तो आज इसका लेक्चर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। आगे मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।